हेलो एवरीवन, दिस इज़ नंदिनी। डीएस एडू हब के चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है ये हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर के सीरीज़ का ही एक पार्ट है। आज हम कवर करने वाले हैं फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एसएससी में क्या क्या चीज़ें जो है जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हो गए, है ना। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो कि फेब के महीने के हैं, लास्ट ईयर के, उसको जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अप्रोच करने वाले हैं। साथ ही में हमारा कोशिश एक और रहेगा कि हम उस इंफॉर्मेशन को कोशिश करेंगे डिकोड करेंगे स्टैटिक जीके के साथ और कोर सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करने का, ठीक है। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बढ़िया और कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हो किसी भी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फेब मंथ के नेशनल हाइलाइट्स को, ठीक है। तो जब हम नेशनल हाइलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे एक मेजर इवेंट जो फेब 2025 में हुआ है दैट वाज द महाकुंभ मेला। अब ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। जब मैं त्रिवेणी संगम की बात करती हूँ तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 3 रिवर जो है इसका कॉन्फ्लुएंस होता है। कौन कौन सी 3 रिवर? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को जो है एक मिथिकल रिवर माना जाता है। अब जो ये इवेंट है ये जनवरी 13, 2025 से लेके फेब 2025 26 ऑफ फेब तक जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये जो कुंभ मेला है इसको हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है कुंभ मेला दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है। अब आपको कुछ चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए कुंभ मेला से रिलेटेड, जैसे कि 4 टाइप ऑफ कुंभ होते हैं, जैसे कि कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। ये 4 कैटेगरीज जो है बेसिकली कितने ड्यूरेशन के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है उसके हिसाब से इसको 4 में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुंभ, इसको जो है एवरी 3 इयर्स सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीके से 6 इयर्स में जो है अर्ध कुंभ सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्ण कुंभ 12 इयर्स, और जब जो है इस तरीके के 12 कुंभ साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं दैट इज़ 144 इयर्स, तब जो है ये महाकुंभ जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो फेब में सेलिब्रेट किया गया था दैट वाज महाकुंभ। उस टाइम पे ये भी माना जाता है कि इस टाइम पे जो है रेयर सेलेस्टियल प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो इस तरीके से अलाइन होते हैं कि वो वंस इन 144 ईयर्स हुए जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मार्क करता है हमारा महाकुंभ। जस्ट आपको एक टाइम पता होना चाहिए कब कौन सा कुंभ जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ जब हमने ये इवेंट देखा तो इसमें एक यूनिक टेक्निक जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। वो यूनिक टेक्निक क्या था? वो यूनिक टेक्निक था मियावाकी टेक्निक। अब ये जो मियावाकी टेक्निक है ये जो है ओरिजिनेट हुआ था जापान में, ठीक है। ये आपका जो है कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? ये जापान में ओरिजिनेट हुआ था। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारे फॉरेस्ट को ग्रो करने से रिलेटेड, यानी कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मियावाकी टेक्निक जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। अब ये जो है जापान के एक बोटनिस्ट जो कि थे अकीरा मियावाकी, इन्होंने डेवलप किया था। इसमें करते क्या है, इसमें जो नेटिव प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लोकल प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत क्लोज डिस्टेंस पे उगाया जाता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि छोटी सी जगह पे काफ़ी डेंस यानी कि बहुत ज़्यादा थिक जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है और बहुत ही कम टाइम में डेवलप हो सकता है, ठीक है। अगर टाइम
और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने का है इन ऑर्डर टू ग्रो अ फॉरेस्ट। उसके लिए जो है ये मियावाकी टेक्निक को जो है यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि कन्वेंशनल प्लांटेशन से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है जल्दी फॉरेस्ट जो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है अनाउंस किया है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज़ इसमें इंडिया अनाउंस्ड कि इंडिया के पास जो है अब परमिशन है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर कोबाल्ट एंड कॉपर। कहाँ से? ज़ाम्बिया से। अब ये जो ज़ाम्बिया है इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप जैसे कि यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, है ना। इसका जो कैपिटल है इट्स ल्यूसाका कैपिटल है ज़ाम्बिया का। और यहाँ पे क्या परमिशन मिली है इंडिया को परमिशन मिला है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर कोबाल्ट एंड कॉपर। ठीक है, दोनों ही जो मिनरल्स हैं इनको जो है क्रिटिकल मिनरल्स माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, साथ ही में जो हमारे रिन्यूएबल रहता है जैसे कि सोलर पैनल्स वगैरह, उसमें यूज़ होते हैं दोनों ही चीज़ें। तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए, कंसिडरिंग द AI डेवलपमेंट एंड एज वेल एज जितना जल्दी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह से रिलेटेड, बेसिकली डिजिटल चीज़ें डेवलप हो रही है, उससे रिलेटेड ये दोनों ही जो मिनरल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के चलते जो है गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि उनको परमिशन मिल गया है ज़ाम्बिया में कॉपर और कोबाल्ट एक्सप्लोर करने के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है कौन हैंडल कर रहा है। ये अंडर आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिस इज़ गोइंग टू बी लेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों ही मिनरल्स कॉपर एंड कोबाल्ट क्रिटिकल मिनरल में आता है। अब क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड आपको एक स्कीम का पता होना चाहिए, जो कि है कौन सा स्कीम? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, है ना। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड मिशन है, जो कि रिसेंटली अनाउंस किया गया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसके लिए जो है एक स्पेशल जॉइंट वेंचर काम कर रहा है, जिसका नाम है KABIL, काबिल, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, है ना। अब आपका होमवर्क यहाँ पे छोटा सा होमवर्क ये है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस लेक्चर को देखते हुए पेन पेपर लेके बैठे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा नोट आपको बनाना है कि ये जो जॉइंट वेंचर है ये कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है जॉइंट वेंचर है, ये आपको बताना है। ये ढूंढ के आपने अपने नोट में ऐड कर लेना है। ठीक है, अब साथ ही में आपको अगली चीज़ क्या ध्यान देनी है इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से रिलेटेड? टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर कौन कौन है? ठीक है, टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं कौन कौन? चिली, है ना, कॉन्गो एंड पेरू। अब इस लिस्ट में अगर आप 7th लार्जेस्ट देखें तो हमारा ज़ाम्बिया आता है। तो ये सब जितने प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है इन ऑर्डर टू जो पूरा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें डेवलप हो रही है, रिन्यूएबल से रिलेटेड डेवलप हो रही है, उसमें जो है इन मिनरल्स का यूटिलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेंस दीज लोकेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब अगर आप देखेंगे ना, कोबाल्ट के जो कोर प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें कॉन्गो जो है दोनों में ही है, यानी कि कॉपर में भी है और
कोबाल्ट में भी है, ठीक है, दोनों में ही कॉन्गो का नाम आता है। जस्ट आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि किस में टॉप 3 प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, इंडिया में कॉपर कहाँ मिलता है, ये आप ज़रूर जो है एक और नोट ऐड कर लीजिए, इंडिया में कॉपर कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके। आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का जो है ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे लॉजिस्टिक्स और ट्रेड रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया बाय यूनियन पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्ट्री ने। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के जो सभी पोर्ट्स हैं उनमें जो ऑपरेशंस होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना है और स्ट्रीमलाइन करना है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर ये स्ट्रीमलाइनिंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन जब हो जाएगा इससे कार्गोज़ का मूवमेंट फास्टर होगा, है ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से और क्या होता है कि एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में हम ये भी छोटी सी चीज़ देख लेंगे जो कि एक्चुअली ज्योग्राफी का पार्ट है, जो कि है कि इंडिया में करेंटली कितने मेजर पोर्ट्स हैं। सो हमारे पास कितने मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। मेजर क्योंकि इंडिया का वास्ट कोस्ट लाइन है तो यहाँ पे पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली ट्रेड में, ठीक है। सो ये ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ था जो कि आपको इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि IRCTC और IRFC दोनों ही एक जो है रेलवे रिलेटेड कंपनी है ना। IRCTC आपको पता होगा, कभी ना कभी आपने रेलवे टिकट बुक किया होगा, तो IRCTC इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे के लिए पोर्टल है। IRCTC का क्या फुल फॉर्म है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, है ना। तो ये आपका IRCTC का फुल फॉर्म है। साथ ही में IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फिनेंस कॉरपोरेशन, दोनों को ही कौन सा स्टेटस मिला है, नवरत्न स्टेटस मिला है। दोनों को ही नवरत्न स्टेटस मिला है, ठीक है। अब आपने अपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, है ना। कौन कौन सी, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। ये 3 जो है कैटेगरीज होती है जिसमें इंडियन PSUs को कैटेगराइज किया जाता है और इसके हिसाब से जो है उनका फिनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी डिसाइड होता है, ठीक है। और इससे जो है किसी भी जो PSU है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका साइज़ वगैरह, है ना, कि कितना बड़ा PSU है, इन सब चीज़ों के बारे में ये आइडिया देता है, ठीक है। अब जो नवरत्न स्टेटस है ये इन दोनों को मिला है और इससे क्या होगा कि ये जो कंपनी है इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। किस वजह से, क्योंकि इनके पास ग्रेटर फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। अब देखो ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2013 में, है ना, 2013 में जो पेपर हुआ था SSC का, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से PSU को महारत्ना स्टेटस मिला था, ठीक है। महारत्ना स्टेटस उस टाइम पे 2013 में किसको मिला था, ONGC को। तो ये आपको इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले आया हुआ है ना। अगला देखते हैं, अगले करंट अफेयर्स पे जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू नक्शा। नक्शा क्या है, नक्शा स्टैंड्स फॉर नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन
हैबिटेशन। अब इस नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? इस नाम से आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये कुछ तो होगा रिलेटेड टू जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसमें जो है ये अर्बन एरियाज़ में लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्वे करना और डिजिटाइज करना, इसका पर्पस ये है, ठीक है। अब जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, और मैपिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू जो है जितना भी जो जैसे ज्योग्राफिकल डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। अब इस इनिशिएटिव से क्या बेनिफिट होगा? एक तो अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स जो है डिजिटाइज कर दे रहे हैं उसका एक्सेस इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इससे जो है साथ ही साथ में आप प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, है ना। अर्बन प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में इस चीज़ का हेल्प होगा। और अगर हमारे पास रिकॉर्ड जो है परफेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे, तो इस पे और क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो हमारे कम हो सकते हैं। तो इसके वजह से ऐसा एक जो इनिशिएटिव है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर किसके लिए? अर्बन प्लानिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जब फेब का महीना आता है तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही जो है एस्पिरेंट्स के सर पे ऐसे मंडराते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे प्रिपरेशन के लिए। जितना हमारा जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी नए नए अनाउंसमेंट्स होते हैं, जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो इससे जो है हमको एक आइडिया लगता है प्रेजेंट गवर्नेंस से रिलेटेड और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनसे रिलेटेड, और क्या आगे जो है गवर्नमेंट का अप्रोच होने वाला है रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये बजट से हमें ये सब चीज़ों का आइडिया लगता है, ठीक है। सो अब जो है अगले कुछ मिनट होने वाले हैं उसमें हम कवर करने वाले हैं यूनियन बजट ऑफ 2025। अब देखिए यहाँ पे हम जो हमारे पास जो नंबर्स हैं रिलेटेड टू जैसे रेवेन्यू हो गए, एक्सपेंडिचर, डेफिसिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम वो नहीं देखने वाले हैं लास्ट ईयर का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपडेटेड आ चुका है। हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे जहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, ठीक है। हमारा कोशिश ये है कि यहाँ से हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 2025 के जो है की हाइलाइट्स क्या रहे हैं बजट में, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप कभी भी बजट पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, तो आपको डॉक्यूमेंट से आपको पता लग ही जाएगा। सो आपको क्या कवर करना है, आपको पॉलिटी वाला एस्पेक्ट वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है, कौन सा आर्टिकल बजट से रिलेटेड है, बजट की जब हम बात करते हैं और क्या क्या आता है उसमें, ये सब चीज़ें पॉलिटी में आपका कवर होता है। और साथ ही साथ में जब भी आप बजट पढ़ रहे हो उस टाइम पे जो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कोर सब्जेक्ट का वो आपको कवर कर लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट को जो है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है। इट इज सेड, इट्स कॉल्ड एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और इसका प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इसका प्रोविज़न जो है दिया गया है आर्टिकल 112 में, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कौन करता है? ये तो आपको सबको ही पता होगा, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। और करेंटली हमारे फिनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो लास्ट ईयर का बजट भी उन्होंने ही प्रेजेंट किया था। इसका प्रिपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर। अब यूनियन बजट जब हम बात करते हैं तो उसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाता है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में ही डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है,
साथ में FRBM स्टेटमेंट्स एंड फिनांस बिल, ये 4 जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, इन चारों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि फिनेंशियल प्लान क्या है अपकमिंग ईयर का गवर्नमेंट का। ठीक है, रिगार्डिंग द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड बेसिकली पॉलिसी प्रायोरिटीज़ क्या क्या होने वाली है। ये सब चीज़ें जो है बजट से जो है इसका एक रोड मैप बन जाता है और पता लग जाता है पब्लिक को। ठीक है, अब हम जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स एंड हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट जो कि इस पर्टिकुलर बजट में यानी कि 2025 लास्ट ईयर के बजट में किए गए। ठीक है, तो सबसे पहला जब हम देखते हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लास्ट ईयर के बजट डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि कुछ जो है डेवलपमेंट इंजन्स को आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे जो है डेडिकेटेड एफर्ट्स का जो है अनाउंसमेंट हुआ था। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है सबसे पहले मेजर चेंज जो हुआ था दैट वाज थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे जो लोन है, लोन अमाउंट है, ठीक है, दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख रुपीज़, है ना। तो ये एक की इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था रिगार्डिंग द किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। अब इसके साथ में हम आगे देखेंगे इट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, इसके अंडर जो है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डेवलप किया जाएगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है उससे इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कॉटन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया। अब ये जो है 5F के विजन से इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें कि टारगेट क्या है कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। सो बेसिकली जो है कैसे हम डोमेस्टिकली कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको जो है एज अ रॉ मटेरियल तो हम उसकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करेंगे, साथ ही में उसको किस तरीके से जो है मतलब आगे उसको एफिशिएंटली हम एक्सपोर्ट, ग्लोबल एक्सपोर्ट तक उसको लेके जाएं। तो पूरे जो वैल्यू चेन है, ठीक है, कैसे हम इंडिया में उसको डेवलप कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर मिशन जो है उससे रिलेटेड है। साथ में ही जो है आपको एक चीज़ जो पता होना चाहिए दैट इज़ कि लास्ट ईयर बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था रिगार्डिंग द सेटिंग अप ऑफ मखाना बोर्ड, और ये कहाँ पे सेटअप होगा, बिहार में सेटअप होगा। किस लिए सेटअप होगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वैल्यू चेन रिलेटेड टू मखानास। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इसको कैसे हम एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं, उसको देखने के लिए मखाना बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, अनाउंस किया गया लास्ट ईयर के बजट में। अदर देन दिस एक और मिशन का अनाउंसमेंट हुआ विच वॉज नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड से आपको क्या याद आता है, याद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं साथ साथ पढ़ते जाना है। आगे हम देखेंगे अदर की हाइलाइट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्या क्या रहे हैं। यूरिया प्लांट का सेटअप होने का जो है अनाउंसमेंट हुआ, कहाँ पे, नामरूप, आसाम। अभी प्रेजेंटली जो है इंडिया में जो यूरिया प्लांट्स है कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे लोकेशन ऐड की गई है, जैसे कि सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, रामगुंडम एंड तलचेर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। इसके साथ में जो है इंडिया पोस्ट की जो सर्विस है उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में। ये किसके लिए है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है ये स्टेप
लिया गया है। ठीक है, तो आपको यूरिया प्लांट से पता होना चाहिए रिलेटेड कि कहाँ कहाँ प्लांट्स को रिवाइव किया गया है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा जगह है। एंड साथ में जस्ट ये पता होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है किस लिए इस्टेब्लिश किया गया है, किस लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टम क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे विथ 5 लाख लिमिट, और फर्स्ट ईयर में 10 लाख ऐसे कार्ड्स जो है दिए जाएंगे। साथ ही में ये सब किस लिए एम किया गया, ये सब सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ दैट इज़ MSMEs को एम्पावर करने के लिए ये सब को लॉन्च किया गया था, इन इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया था। ठीक है, अब माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक, ये कहाँ पे सेटअप होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक ये सेटअप होगा बिहार में। ठीक है, ये सब कुछ की इनिशिएटिव्स है रिलेटेड टू MSME। साथ में ही एक और फंड का अनाउंसमेंट हुआ था विच वाज फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए इनको जो है लॉन्च किया गया, इन इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, जब हम MSME की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो यहाँ पे हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू क्रेडिट अवेलेबिलिटी, है ना, फॉर द MSMEs। तो यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसमें जो है जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया गया। उसी तरीके से जो हम MSMEs को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, उनका भी जो क्राइटेरिया था जिसके बेस में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसमें भी रिवीजन हुए हैं। जैसे कि पहले इन्वेस्टमेंट 1 CR से 2.5 अगर है, 1 CR से 2.5 कर दिया गया, यानी कि 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो दैट विल फॉल अंडर व्हाट, माइक्रो एंटरप्राइजेस, अलॉन्ग विथ टर्नओवर भी जो है उसमें रिवाइज किया गया है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हैं रिलेटेड टू MSME एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा किया गया है एंड व्हाट आर द न्यू रिफॉर्म्स या फिर न्यू नंबर्स जिसके बेसिस में क्लासीफाई हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है वीमेन एम्पावरमेंट एंड उससे रिलेटेड बात की गई है, और किस तरीके से बेसिकली एजुकेशन, स्किलिंग, है ना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये इनिशिएटिव्स की बात की गई है। जैसे कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है, इसमें क्या है, डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक्स विच विल बी फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, है ना, बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही में 5 जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस अनाउंस किए गए हैं फॉर स्किलिंग, एक अनाउंस किया गया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका टोटल आउटले कितना है, 500 करोड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। साथ में जो है PM स्वनिधि से एक रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म यहाँ पे अनाउंस किया गया था, विच वाज कि उसको जो है रिवैम्प करने का प्रपोज़ल दिया गया है। अगला जो है एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास स्कीम, जो कि है जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन की जब हम बात करते हैं तो इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है ना, एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2028। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल टैप वाटर का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में इसमें ये जो ऑपरेशनल ईजीनेस या फिर ये जो गोल है ना, इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा थ्रू जन भागीदारी, विच इज़ कम्युनिटी इंक्लूजन के साथ में।
है ना। सो इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को जो है इंक्लूड किया जाएगा और वो पार्टिसिपेट करेंगी इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, जिसका एम है रूरल हाउसहोल्ड को, हर रूरल हाउसहोल्ड को एक फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना। इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट एक की हाईलाइट रहा है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, जिसमें टारगेट क्या सेट किया है, टारगेट सेट किया है 100 गीगावाट बाई 2047। उसके साथ कुछ जो है अमेंडमेंट्स भी बोले गए किसमें, इन पर्टिकुलर एक्ट्स में। आपको जो की इनिशिएटिव्स हैं वो याद रखना है, टारगेट्स याद रखने हैं, दैट इज़ इट, है ना। साथ साथ में जैसे जैसे आप कवर करते जाएंगे करंट अफेयर्स, आपका ये सब पार्ट भी कवर होता जाएगा। नाउ हम देखेंगे रिलेटेड टू द इनोवेशन एंड R&D पार्ट, ठीक है। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फेलोशिप का जो है अनाउंस किया गया है, ठीक है, इन जो हमारे IITs हैं एंड IISc है। साथ में जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, ज्ञान भारतम मिशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में जो 20,000 करोड़ का जो है एलोकेशन हुआ जाएगा, क्यों, इस इनिशिएटिव को डेवलप करने के लिए। एंड देन वी हैव नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। अब देखिए, जब हम एक्सपोर्ट्स के प्रमोशन की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अनाउंस की गई थी दैट वाज भारत ट्रेड नेट। ये क्या है, भारत ट्रेड नेट क्या है? भारत ट्रेड नेट इज़ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इसको सेटअप किया जाएगा। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भारत ट्रेड नेट जो है कौन से बजट में अनाउंस किया गया था और क्या इसका एम है ना। तो उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि इट वाज सेटअप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फिनेंसिंग सोल्यूशन। ये जो है हमारा जो सप्लाई चेन है उसको ग्लोबली इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डोमेस्टिक जो हमारा सप्लाई चेन है उसको ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। अदर देन दैट वी नो हमारे जो इकोनॉमी के पार्ट में हमने देख लिया है रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स बिल, है ना। इसमें जो है जो हमारे इम्पॉर्टेंट जैसे जो स्लैब्स वगैरह हैं उसमें चेंजेस किए गए थे। साथ ही में जन विश्वास बिल, दैट इज़ जन विश्वास बिल ऑफ 2.0 भी जो है एज अ पार्ट ऑफ दिस बजट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो माइनर लीगल ऑफेंसेस हैं उनको क्रिमिनलाइज करना और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है। साथ ही में एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ठीक है। कौन करेगा? NABFID, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर फिनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव they also talk about the ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स में जो की चीज़ें हुई थी एज पार्ट ऑफ दैट, पहली चीज़ जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू AI एक्शन समिट। इसको किस किस ने चेयर किया था? इसको जो है इंडिया एंड फ्रांस ने चेयर किया था। इंडिया से PM नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है बेसिकली इंडिया एंड फ्रांस ने जो है इस पर्टिकुलर समिट को चेयर किया था। नाउ इसका एम क्या है? इसका एम है टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एक्शन सो AI सर्व्स द
पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक, है ना। सो एआई का कैसे हम रेस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज़ कर सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर समिट का कोर डिस्कशन का पार्ट रहा है। इस समिट को कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है? इसको ऑर्गेनाइज़ किया है पेरिस में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया है पेरिस में, और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है द साइनिंग ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लानट। दिस इज़ अ डिक्लेरेशन जो कि 64 कंट्रीज़ ने मिलके साइन किया है, ठीक है। इससे क्या है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस का मैप है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन, वो जो है एक उसको डिफ़ाइन करने का ट्राई किया गया था। एंड एज पार्ट ऑफ दिस समिट 100+ एक्शंस जो हैं अनाउंस किए गए थे, ठीक है। सो दैट हम एआई को जो है एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूटिलाइज़ करें, एक रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वे से कैसे एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट इज़ डीप सी स्पेस स्टेशन, दैट इज़ अंडर वाटर स्पेस स्टेशन। ये जो है किसने अनाउंस किया? ये अनाउंस किया चाइना ने। कहाँ पे अनाउंस किया? साउथ चाइना सी में। अब यहाँ पे जो है ये अंडर वाटर रिसर्च बेस का प्लान कर रहे हैं सेटअप करने का, जिसका फोकस क्या रहेगा? जिसका फोकस रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन डीप ओशन रिसर्च करना, ठीक है। और यहाँ पे क्यों करना है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से आप देखें तो द अंडर वाटर जो डीप सी होता है दैट इज़ वेरी वेरी रिच, एंड सेकेंडली एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से भी देखें तो इट्स वेरी वेरी रिच, ठीक है। दोनों ही इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओशन फ्लोर जो होता है। और इसी चीज़ का एडवांटेज उठाने के लिए चाइना ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? साउथ चाइना सी का जो है मैप आपके लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? साउथ चाइना सी जो है स्ट्रैटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज इट हैज़ मेजर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, ठीक है। और साथ ही में जो कुछ आइलैंड्स है जैसे कि स्प्रैटली आइलैंड्स, यहाँ पे जो है इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया ऑल्सो। सो यहाँ पे जो साउथ चाइना सी का एरिया है ये कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहता है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक जैसे कि वियतनाम, है ना। और ये जो है हमेशा इसके वजह से न्यूज़ में रहता है। सो आपको एक बार मैप देख लेना है साथ में। देन next is about Brazil joined as observer as part of which organization of petroleum exporting countries and its ally, that is OPEC plus। अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी क्या ओपेक और ओपेक प्लस दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तो जो ओपेक है इसका ही अब देखिए 2016 में जो है क्या हुआ था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत स्टीपली गिर रहे थे, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ था? यूएस ने शेल गैस जो है उसका आउटपुट जो है देना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शन जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत स्टीपली फॉल करने लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग ओपेक था दैट साइंड एन एग्रीमेंट विथ 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ठीक है। और including this 10 other oil producing country, what emerged? OPEC plus emerged, ठीक है। So OPEC members plus non-OPEC oil producers which were the 10 other countries, ठीक है। इससे जो है OPEC plus का it was मतलब created, ठीक है। अब ब्राज़ील जो है इसका पार्ट बन गया है एज अ ऑब्जर्वर। साथ में आपको यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव? ओपेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ओपेक
का जो है क्या काम है, इट्स लाइक जो ग्लोबल क्रूड प्रोडक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके प्राइजेस को जो है कंट्रोल करना, उसमें ओपेक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर्स वियना में है। ये 1960 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ ओपेक का। ठीक है, 5 कंट्रीज़, मेन कंट्रीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला, ये जो है साथ में आए और इन्होंने ओपेक को फॉर्म किया। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज। सो बेसिकली क्या है कि ये एज अ यूनिट जो है जितने भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, एंड एज अ यूनिट जो है ये फॉर द वर्ल्ड दे विल रेगुलेट द पॉलिसीज़। ठीक है, सो ये ओपेक का मेन गोल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैली फंड। अब ये कैली फंड जो है किससे रिलेटेड है, COP UNCBD से रिलेटेड है, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ये बेसिकली कैली फंड कहाँ पे लॉन्च किया है, इसको इटली में लॉन्च किया गया है। सो अगर आप UNCBD देखेंगे तो ये क्या है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का एक ग्लोबल इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है। ये जो कैली फंड को और मतलब लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है टू एंश्योर फेयर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द कमर्शियल यूज़ ऑफ डिजिटल जेनेटिक डेटा। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो डिजिटल जेनेटिक डेटा है, उसको कमर्शियल यूज़ करने पर जो है फ्री एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग होगा। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बायोडाइवर्सिटी के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, अब और जो CBD का ये मैकेनिज़्म है, उस वैल्यू का एक हिस्सा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जाएगा। ठीक है, सो इसके वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो CBD COP16 में जो ये फंड का अनाउंसमेंट हुआ था, ये एक्चुअली जो है इटली में लॉन्च किया गया है, बट अगर आप देखें तो ये जो सेशन है 2024 में नवंबर में कंडक्ट किया था, तब ये सेशन हॉल्ट हो गया था एंड देन इट वाज रेज्यूम्ड अगेन, फिर से चालू हुआ फेब में, एंड इस पर्टिकुलर फंड को इसको लॉन्च किया। अब यहाँ पे इसको पढ़ते टाइम आपको CBD से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, CBD कब जो है लॉन्च हुआ था, 1993 में। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब लॉन्च हुआ था, 1993 में। और इसके अगर कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देख लें तो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है बायोडाइवर्सिटी का, और जो भी मतलब बेनिफिट रहेगा, ठीक है, उससे जो है मतलब बेसिकली क्या है, शेयर्ड फॉर्म में, इक्विटेबल फॉर्म में जो है उसको डिवाइड किया जाएगा। अब CBD का जो लोकेशन है ये कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स का, ये है हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। अनदर की थिंग दैट जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि इसका स्लोगन क्या था। CBD COP16 का स्लोगन था पीस विद नेचर। ठीक है, जब भी आप ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो स्लोगन, थीम वगैरह है वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगला हमारे पास आ जाता है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फिनेंशियल। अब ये जो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फिनेंशियल है, सो ये बेसिकली क्या है कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। ठीक है, ऑफ क्या ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अप्रोच टू एसेस एंड डिस्क्लोज
जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी एमिशंस लिंक टू फिनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी बैंक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से साइन कर रहा है या पार्ट बन रहा है, तो जो बैंक है वो वहाँ पे कमिट कर रहा है टू मेजर एंड डिस्क्लोज, ठीक है, कि कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है रिलेटेड टू जितना भी जो फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ उन्होंने किया है, दैट इज़ थ्रू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल्स का। अब इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो फेब 2025 में इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसका सिग्नेटरी बन गया। प्रीवियसली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी था। इसको कहाँ पे लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया था पेरिस क्लाइमेट समिट में 2015 में। ठीक है, आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ गया हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन का जब भी कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक वगैरह पार्ट बनता है तो वो जो है इस चीज़ को कमिट कर रहा है कि थ्रू देयर फिनेंशियल एक्टिविटीज़, दैट इज़ लोन और जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उसके थ्रू कितने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, इसका डिस्क्लोजर उनको करना पड़ेगा और इसको एसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और क्या ध्यान में रखना है कि जो ये ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से गैसेस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन, ये सब कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, हीट ट्रैप कर लेते हैं एंड उससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू गिव 25 स्क्वायर किलोमीटर लैंड टू किर्गिस्तान। ठीक है, अब देखिए ऐसा जो कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए उसका मैप। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन हमारे पास है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना। अगर आप देखें तो चाइना तो नहीं हो सकता है, अदर देन दैट किर्गिस्तान से रिलेटेड बॉर्डरिंग एरिया कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है, इन तीनों में से एक आंसर है एंड द आंसर इज तजिकिस्तान। ठीक है, इट्स प्योर फैक्चुअल आंसर। अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू अटेंड, बट अगर आपको मैप भी क्लियर है उस टाइम पे भी आप जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कम टू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फेब 2025 में की अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, सो फेब 2025 में जो है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने सक्सीड किया राजीव कुमार जी को। नाउ इससे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए? इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। इनका टर्म क्या होता है? 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65। ठीक है, अगर इनके केस में देखें तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर एक बार कमिश्नर के पोस्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट में अपॉइंट कर दिए गए हैं तो वापस से नहीं अपॉइंट किया जा सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और इनका जो रिमूवल होता है दैट इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट प्रोसेस। साथ में हमें क्या देखना है कि प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर्स कौन हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे ज्ञानेश कुमार एंड
अदर टू इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन हैं? सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। विवेक जोशी को भी जो है सेम टाइम पे ही अपॉइंट किया गया है एज सिमिलर टू ज्ञानेश कुमार। ठीक है, सो इसलिए आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे एक ऐड हो गया है। ठीक है, अब साथ में हम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इनका ये जो है की बॉडी है, प्राइमरी बॉडी है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसके अंडर क्या नहीं आता है, किसका इलेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नाउ जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहाँ से आती है? आर्टिकल 324 से आती है। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बारे में पढ़ा, उसका जो स्टैटिक पार्ट है उससे कनेक्ट करा, एंड जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है दैट इज़ अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस, उससे कनेक्ट किया। सो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ना है। अगला वी हैव जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारे, उनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2027। अब वी अनंत नागेश्वरन जो है ये हमारे 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। नाउ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ये कौन से डिपार्टमेंट को हेड करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, है ना, जो कि फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर। इनका एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इनका मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का, ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, दैट क्वेश्चन इज़ कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपने जो है अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे हम, विच वॉज ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दैट इज़ रेखा गुप्ता। ठीक है, अब आपको अगर आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल न्यूज़ जो है फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। साथ में हम जो है ये भी देखेंगे कि रिसेंटली जस्ट लाइक पिछले हफ्ते दैट इज़ मार्च जो है 6 या 7 तारीख को जो है अनाउंस किया गया था कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो सक्सीड करने वाले हैं विनय कुमार सक्सेना को, दैट इज़ गोइंग टू बी तरनजीत सिंह संधू। तो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पे कि रेखा गुप्ता जी जो हैं शी इज़ द 4th विमेन, ठीक है, 4th विमेन टू बी अपॉइंटेड एज दिल्ली सीएम। इससे पहले कौन कौन रहे हैं? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एंड अतिशी। ठीक है, शीला दीक्षित जो है उन्होंने जो है लॉन्गेस्ट टर्म सर्व किया है एज दिल्ली सीएम। सो शी इज़ द विमेन टू सर्व लॉन्गेस्ट टर्म एज दिल्ली सीएम। ये एक की फैक्ट है इस पर्टिकुलर ऑफिस को लेके। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू आप लोग का बहुत फेवरेट सेक्शन, दैट इज़ गोइंग टू बी स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में हम सबसे पहले देखने वाले हैं 9th एशियन विंटर गेम्स। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं? इसको ऑर्गेनाइज़ किया है हार्बिन सिटी में। हार्बिन सिटी जो है ये कहाँ पे? चाइना में है। ठीक है, ये हार्बिन सिटी अगर आप देखें तो इसको जो है आई सिटी भी कहा जाता है। साथ में कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू एशियन विंटर गेम्स, दैट इज़ कि इसमें 6 स्पोर्ट्स, ठीक है, 6 स्पोर्ट्स रहे हैं।
एज अ पार्ट ऑफ दिस स्की माउंटेनियरिंग जो है इसमें इंक्लूड किया गया इस पर्टिकुलर 9th एशियन विंटर गेम्स में। इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ठीक है, ये चाइना में हुआ है एंड दिस इज़ द 3rd टाइम कि ये चाइना जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब कभी भी ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हो है ना, तो आपको और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसके मैस्कॉट्स जो थे, जो यहाँ पे फोटो दिखा रखी है, बिनबिन एंड निनी, इनका जो टैली देखें, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट्स थे उसका टैली देखें तो चाइना ने टॉप किया, फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड जापान। अगला हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आता है, दैट इज़ अबाउट जेकब किमलिमो। ये फर्स्ट एथलीट हैं जिन्होंने जो है हाफ मैराथन का जो रिकॉर्ड रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 57 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स का, इसको ब्रेक किया। ठीक है, ये कहाँ से हैं? ये युगांडा से हैं। ठीक है, इनका जो न्यू रिकॉर्ड बना है दैट इज़ ऑफ 56 मिनट्स 42 सेकेंड्स। ठीक है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर थी वो कौन थी? योमिस केजेल्चा फ्रॉम एथियोपिया। ठीक है, योमिफ केजेल्चा का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था दैट वाज ऑफ 57 मिनट्स, ऑलमोस्ट उसको जो है इन्होंने ब्रेक किया। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। सो देखिए, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको टेस्ट करने का जो है पर्पस नहीं है। हम चाहते हैं कि आप तक ये सारा जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, वो आप तक पहुँचे। सो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग ये क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखिए 38 नेशनल गेम्स जो है किसने ऑर्गेनाइज किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका आंसर है उत्तराखंड। अगर आपको आइडिया हो तो आप इस पर्टिकुलर पिक्चर से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसका मैस्कॉट था, मैस्कॉट का नाम क्या था? माउली। ये इंस्पायर्ड है बाय द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, मोनल से। ठीक है, सो उत्तराखंड ने 38 नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था मल्टीपल एरिया में। ठीक है, ऑफ उत्तराखंड इटसेल्फ। इसमें टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इसका टैगलाइन, यानी कि जो नेशनल गेम्स रहे हैं, 38 नेशनल गेम्स रहे हैं, उसका टैगलाइन क्या था? संकल्प से शिखर तक। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग द 36th नेशनल गेम कि वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे। ठीक है, सो ऐसा जो अगर आप पैटर्न एक फॉलो करते जाएंगे तो आपको पता होगा कि किस टॉपिक पे ध्यान देना है वाइल स्टडिंग करंट अफेयर्स। नेक्स्ट बहुत ही फेवरेट पार्ट होगा आप लोगों का, आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स। सो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइटल्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और किस किस को मिला है फ्रॉम मेंस टीम एंड वीमेंस टीम वो मेंशन किया गया है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो ये टाइटल है ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। साथ ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था इनको। अगर यहाँ पे एमिलिया कर्क को देखें तो इनको 3 टाइटल्स मिले हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में अर्शदीप सिंह को जो है अवार्ड मिला है। अर्शदीप सिंह का जो है एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, वो क्या है? वो ये है कि वो ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकिंग, उनको जो है वो भी एक उनका रिकॉर्ड रहा है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अदर देन दैट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई, सेम विमेंस
टीम में जो है स्मृति मंदाना को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पंकज अडवाणी जो है वो होल्ड करते हैं कौन सा टाइटल, एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप का टाइटल जो है वो होल्ड करते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे हुआ है, दोहा में हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आईसीसी विमेंस चैम्पियनशिप के बारे में भी आपको बहुत पता होगा क्योंकि ऑल ओवर सोशल मीडिया इसकी बात हुई थी। ये किसको मिला, ये ऑस्ट्रेलिया को अवार्ड किया गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हॉकी इंडिया लीग के बारे में बात करने के लिए। ये हॉकी इंडिया लीग जो है टॉप हॉकी टूर्नामेंट्स में आते हैं। इनका जो आउटकम रहा है यानी कि मेंस और विमेंस टीम में किस किस ने विन किया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बंगाल टाइगर्स जो है उन्होंने विन किया है मेंस कैटेगरी में एंड विमेंस कैटेगरी में ओडिशा वॉरियर्स विनर्स हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सौरव घोषाल जो हैं जिनके पास ऑक्टेन सिडनी क्लासिक का टाइटल है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, और आंसर यहाँ पे आप मेंशन्ड है स्क्वाश से रिलेटेड है। अगला जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, दैट इज़ मनु भाकर। मनु भाकर, इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम प्रेप के लिए। क्यों? क्योंकि शी इज़ अमंग द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन किस में, शूटिंग। ठीक है, इनको ब्रोंज मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब ये इट्स वन ऑफ हर अचीवमेंट्स। अदर देन दैट शी इज़ ऑल्सो एन अर्जुना अवॉर्डी। ठीक है, साथ ही में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें उनको गोल्ड जो है मेडल मिला है। एंड साथ में एक जो इम्पॉर्टेंट रिकग्निशन होता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि इनको जो 10 मीटर एयर पिस्टल है, साथ ही में इसके जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड हुआ था, है ना, उसमें भी इनको जो है ब्रोंज मेडल मिला है। अब क्योंकि ये मिक्स टीम है तो इनके साथ में और कौन थे इनके पार्टनर, दैट वाज सरबजोत सिंह। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनके की अचीवमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये एक अर्जुना अवॉर्डी हैं और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। एंड साथ ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। तो ये की अचीवमेंट्स आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सो सबसे पहले जो आईसीसी चेयरमैन हैं दैट इज़ जय शाह, उनको एज पार्ट ऑफ हिज इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज उनके जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं इंडियन क्रिकेट को जो है एक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, है ना, इंक्लूसिव बनाने के लिए, उसके लिए जो है आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड ऑफ 2025 में। साथ में इनको स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी में हम बात करेंगे स्कोच अवार्ड्स की, SKOCH अवार्ड। जो ये अवार्ड होता है ये एक बेसिकली स्कोच जो है स्कोच ग्रुप, दैट इज़ SKOCH स्कोच ग्रुप, ये जो है एक पॉलिसी थिंक टैंक है और ये कहाँ पे बेस्ड है? दिल्ली बेस्ड है। ठीक है, ये दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक जो है उन इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड करता है जिन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी, डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, और फिनेंशियल इंक्लूजन में अच्छा काम किया हो। अब इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ये अवार्ड दिया गया है।
नागालैंड की अगर हम बात करें तो आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए कि जो नागालैंड है इट्स ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। साथ ही में जब हम थोड़ी और बात करें तो इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट एक और चीज़, यानी कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ आर्टिकल 371A, ठीक है। 371A जो है वो नागालैंड के स्टेटस से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव बाफ्टा अवार्ड्स, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड्स इज़ व्हाट? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। सो बहुत बार आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो ये अवार्ड है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है जो ग्लोबल सिनेमा है उसमें कंट्रीब्यूशन और उसमें कंट्रीब्यूशन को देखते हुए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? लंदन यूके में। अब बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है। ये कौन है? ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द ब्रूटलिस्ट। अगर आप देखें जो 2025 के क्रूशियल इम्पॉर्टेंट फिल्म अवार्ड्स है उसमें बहुत सारे अवार्ड्स जो है इस पर्टिकुलर मूवी से रिलेटेड रहे हैं, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। अब सेम मूवी से रिलेटेड जो एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉडी, इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अनोरा जो मूवी है उसमें मिकी मैडिसन को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्कर्स के लिए। ऑस्कर्स को जो है एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। अब ये कौन प्रेजेंट करता है? दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था? कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? LA में, ठीक है। ये 23 कैटेगरीज में डिफरेंट कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है। सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स मैंने मेंशन करे हैं डिफरेंट कैटेगरी में किस किस को मिला है। सो बेस्ट पिक्चर अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर अनोरा के लिए, एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, अनोरा की जो एक्ट्रेस हैं उनको ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का नाम क्या है? नो अदर लैंड। इफ़ यू गो फॉर ग्रैमी, ठीक है। ग्रैमी किस लिए है? म्यूज़िक से रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? द रिकॉर्डिंग एकेडमी। अब आपने देखा होगा एक, देखिए ये जो एक ग्रामोफोन के साथ में उस शेप में होता है ये अवार्ड, ठीक है। ये भी जो है LA में ही ऑर्गेनाइज हुआ एंड इसको होस्ट किसने किया? ट्रेवर नोआ ने इसको होस्ट किया। अब एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बियॉन्से को मिला फॉर काउबॉय कार्टर। ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो फैक्ट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियसली ऐसे एल्बम के नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसके वजह से जस्ट आपको जो की अवार्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो सबरीना कारपेंटर को दोनों बेस्ट पॉप वोकल एल्बम एंड बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है ग्रैमी का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ जो स्टैटिक पार्ट का हम इंक्लूड करेंगे वो क्या है? फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी कौन थे? वो थे पंडित रविशंकर जी, ठीक है। पंडित रविशंकर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी,
और साथ ही में अगर आप देखें तो मोस्ट ग्रैमीज किस इंडियन को मिले हैं, दैट इज़ रिकी केज। ठीक है, इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में सबसे पहला न्यूज़ जो हम कवर करेंगे दैट इज़ लॉन्च ऑफ सृजनम। ये क्या है? दिस इज़ अ बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्शन रिग। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है CSIR और NIIST ने। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट करके इसको डेवलप किया है। अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स से वेस्ट निकलता है ना, उसको ऑन साइट जो है ये कन्वर्ट करेगा, जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो इसका पर्पस ये है। और इसको जो है किसने लॉन्च किया? दिस वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब CSIR से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इंडिया का वन ऑफ द क्या, इट्स द प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो है आपका 1942 में इसको सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में बेस्ड है। अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नासा का ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, इसको डिज़ाइन किया गया है इन ऑर्डर टू मैप ल्यूनर वाटर। ठीक है, अब ये जो मिशन है ये हमारा जो मून से रिलेटेड रिसर्च है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें जो स्मॉल सैट है ये और मून को जो है ऑर्बिट करेगा और ये हमें हाई रेजोल्यूशन मैप देगा रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन कहाँ पे? मून में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडिया के जो है ल्यूनर मिशंस कौन कौन से हैं, स्पेस के उसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चंद्रयान यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइरिस चिप। ये जो आइरिस चिप है ये एक इंडिजिनस रिस्क वी कंट्रोलर है, जिसका जो है बेस क्या है? बेस है शक्ति प्रोसेसर। ठीक है, शक्ति प्रोसेसर इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसको डेवलप किसने किया है? जो ये आइरिस चिप है इसको डेवलप किया है इसरो एंड IIT मद्रास ने कोलैबोरेशन में। ठीक है, ये जो रिस्क वी की हम बात कर रहे हैं ये क्या है एग्जैक्टली? सो ये बेसिकली क्या है कि एक ओपन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। ठीक है, सो ये जो है क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करके जो है एक आप यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी आप आइरिस चिप या शक्ति प्रोसेसर या फिर रिस्क वी आर्किटेक्चर को देखें तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो है हमारे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल वर्जन 2। ठीक है, अब वर्जन 2 है तो वर्जन 1 भी होगा। सो SARAT जो वर्जन 1 है इट वाज 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये डेवलप किया गया है बाय इनकॉइस और ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसीज़ को, लाइक जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं। ठीक है, सो मैरीटाइम सेफ्टी में इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनकॉइस क्या है ना?
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सो अगर आपने जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इनकॉइज जो है कवर किया है। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आ जाते हैं फेब 2025 के। सो एक रिपोर्ट जो है लॉन्च किया गया है, बाय हुम, किसने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड SPUs, दैट इज स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। सो इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में रोड मैप बताया गया है कि किस तरीके से हम स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और साथ ही में हायर एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली जो कॉलेजेस में पढ़ाई होती है उन सब का क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, करंट चैलेंजेस क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बात की गई है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आ जाता है, दैट इज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये हर साल जो है रिलीज़ होता है एंड एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर करप्शन कितना है, कौन से कंट्री में कितना है। नाउ यहाँ पे जो है 180 कंट्रीज़ का जो है देखा जाता है, उसको रैंक किया जाता है। इंडिया का रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में कितना है? 96 है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये जो है एक थिंक टैंक है। सो बेसिकली ये हर साल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जो है रिलीज़ करते हैं। इसमें जो है अगर आप CPI में देखें तो जितने जो कंट्रीज़ होते हैं उनको 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर किया जाता है। ठीक है, 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर किया जाता है। अगर तो 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो दैट इज़ हाईली करप्ट कंट्री, और 100 है तो वेरी क्लीन कंट्री। यहाँ पे करप्शन इंडेक्स में जो अगर आप देखें तो ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, है ना, ये जो है हिस्टोरिकली भी देखें तो ये टॉप में आते हैं। नाउ इस साल मतलब 2024 का जो रैंकिंग देखें तो यू हैव टॉप में डेनमार्क, फिनलैंड एंड थर्ड इज़ सिंगापुर। ठीक है, तो ये टॉप 3 रैंकिंग है और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 96 रैंक। अब हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये न्यूज़ है रिलेटेड टू वल्चर्स। अगर आपको वल्चर्स के बारे में पता हो, आपने अगर अपना एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट कर लिया तो आपको पता होगा कि वल्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फूड चेन में। ठीक है, हमारे फूड वेब में एक्चुअली वल्चर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो यहाँ पे जो है एक सेंसस कंडक्ट किया गया बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड उससे क्या पता चला कि जो मध्य प्रदेश है इट इज़ द स्टेट विथ हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन। ठीक है, वल्चर्स को जो है नेचर स्कैवेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जितना जैसे कैरकैसेस होते हैं यानी कि जो मरे हुए एनिमल्स की बॉडी वगैरह होती है तो उन पे ये फीड करते हैं। उन पे फीड करके क्या होता है कि वो जो गंदगी है उससे रिलेटेड जितने जर्म्स वगैरह आते हैं उसको जो है ये काइंड ऑफ हेल्प करते हैं उसको कंटेन करने में। ठीक है, ताकि वो ना फैले। ठीक है, तो उसके वजह से वल्चर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ अगर आप देखें तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंडर जो है वल्चर्स को जो है शेड्यूल 1 के अंडर डाला जाता है, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। और इसी के साथ में अगर आप देखें तो वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स का भी मतलब उसको
अडॉप्ट किया जा रहा है एंड ऑल्सो वल्चर्स के ब्रीडिंग को भी जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। नाउ इफ़ यू सी वी हैव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है सो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो है अब एक फुल फ्लेज्ड ट्रीटी बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च हुआ था? इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने 2023 में, जब 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को कमेमोरेट किया था। ठीक है, अब अगर आप बिग कैट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 7 मेजर जो है बिग कैट्स होते हैं। कौन कौन से? टाइगर, लेपर्ड, लायन, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, चीता और प्यूमा। ठीक है, और अब आपको ये भी पता होगा कि केवल 5 इनमें से इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो IBCA है इसका कोर फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, नॉलेज शेयरिंग करना, रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करना और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एजुकेशन एंड अवेयरनेस को प्रमोट करना। सो ये सब क्या है? इसके कोर फंक्शंस है IBCA के। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि इसका नोडल एजेंसी NTCA है। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो है नोडल अथॉरिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था 1973 में। जब आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ रहे हो तो ये ज़रूर पढ़ लीजिए कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम अमाउंट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। ठीक है, ये ज़रूर देख लीजिए। जो ये NTCA है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का भी नोडल एजेंसी है, ये जो है IBCA का भी नोडल एजेंसी है। अब जब हम बिग कैट्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगी आपको, दैट इज़ कि कौन से नेशनल पार्क जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था रिगार्डिंग चीता का रीइंट्रोडक्शन। चीता रीइंट्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा नेशनल पार्क न्यूज़ में था? ठीक है, ये आपने बताना है। नाउ हमारे पास हमने जो मेजर हमारे पास करंट अफेयर्स थे उसको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में कवर कर लिए हैं। जो वहाँ पे कवर नहीं हुए वो हम मिसलेनियस में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है रिलेटेड टू सुक्री बोमागौडा। ठीक है, ये कौन है? ये एक फोक सिंगर थी। ठीक है, फोक सॉन्ग सिंगर थी। कौन सा फोक सॉन्ग? हालांकि फोक सॉन्ग कर्नाटका से। ठीक है, ये याद रखना आपने, कर्नाटका से। ठीक है, इनका देहांत हो गया था फेब 2025 में। इनको की अवार्ड्स जो दिए गए थे दैट वाज नडोजा अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा ये जो फोक सॉन्ग है ये कहाँ का है ना। हालांकि फोक सॉन्ग कौन से स्टेट का होगा, ठीक है, या फिर सुक्री बोमागौडा कौन से फोक सॉन्ग से फोक म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ डोकरा आर्ट। ठीक है, अब ये जो डोकरा आर्ट है ये एक ट्रेडिशनल मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये मेनली जो है आपको जैसे छत्तीसगढ़ एंड अदर जैसे ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, जैसे वेस्ट बंगाल है ना, उड़ीसा, झारखंड, इन सब स्टेट्स में इनको ये जो आर्ट है ये पॉपुलर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे छत्तीसगढ़ है, बस्तर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, दैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर डोकरा आर्ट। अब डोकरा आर्ट ये पर्टिकुलरली न्यूज़ में क्यों था? तो जब लास्ट ईयर फ्रांस
के प्रेसिडेंट आए थे, तो उस टाइम पे पीएम मोदी ने जो है डोकरा आर्ट उनको गिफ्ट किया था। तो इसके वजह से ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये जो आर्ट है इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसको बेल मेटल क्राफ्ट भी कहा जाता है। अब जब आप लॉस्ट वैक्स टेक्निक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए, कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। आपने अगर अपना हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपको पता होगा जो डांसिंग गर्ल स्टैचू होता है ना, मोहनजोदारो से जहाँ जो मिला था मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल का स्टैचू, उसमें भी यही पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ किया गया था, ठीक है। सो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है, आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन से रिलेटेड है और कौन सा टेक्निक इससे रिलेटेड है। अब आपने एक चीज़ जो देखनी है दैट इज़ कि इसको क्या जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर February 2025 के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब हमने जो है आज काफ़ी कुछ कवर किया है, महाकुंभ मेला, यूनियन बजट के की इनिशिएटिव्स देखे हैं, डेप्थ में नहीं गए हैं, ऊपर ऊपर से देखा है, ठीक है। विथ करंट अफेयर्स वी विल ट्राई टू कवर दीज स्कीम्स और इनके जो फीचर्स हैं, ठीक है। साथ ही में हमने साइंस एंड टेक भी देखा है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी है, वो क्या है? वो ये है कि करंट अफेयर्स में तभी आप स्कोर कर सकते हैं जब उनको आप बार बार रिवाइज करते जाओ, ठीक है। सिर्फ नोट्स बनाने से नहीं होगा, आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाना है इसको, क्योंकि आपका एजेंडा होना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ रिकॉल, रिवीजन एंड रिपीट, ठीक है। सो ये 3 चीज़ अगर आप करते जाएंगे तो आपका जो स्कोर होगा उसको मैक्सिमम करने के चांसेस भी बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे आई होप कि आपको ये सब जितना भी करंट अफेयर्स रहा है वो आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आपने एंजॉय किया हो इस पर्टिकुलर सेशन को। नाउ नेक्स्ट जो है हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए और कंसिस्टेंटली इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ को फॉलो करते जाइए। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू।